वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए तेजी से मांग उठी है। देश में उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां मूल निवास का प्रावधान नहीं है। बाहरी लोगों के लिए अस्थायी निवास के आंकड़े भी चौंका रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी पहचान खत्म हो रही है। उत्तराखंड किसी दूसरे समाज की नहीं, अपने उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि उत्तराखंड के मूल निवास का जो प्रमाण पत्र बनता है उसकी जो कट लिस्ट है, मतलब कब से बनना चाहिए, तो 1950 को आधार माना जाए। इसके साथ ही 20 साल की अवधि जब पूरी हो तो उसको उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। कुछ इस तरीके की बहुत सारी मांगे वर्तमान में उठ रही है। वहीं भू कानून को लेकर लगातार यहाँ पर मांग होती रही है। आखिर मामला क्या है और वास्तव में इससे समाधान इसका क्या हो सकता है, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है। उस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक आदेश भी जारी किया कि जो मूल निवासी है उससे स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। ये भी चीजें हैं, लेकिन उत्तराखंड आंदोलनकारी लगातार इस पर आक्रामक होते जा रहे हैं। और हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ मनोज इस्टवाल जी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मनोज भाई, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है। अच्छा, मनोज जी मुझे लगता है अभी नहीं जुड़े। चलिए प्रदीप भाई आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि आंदोलन हुए, बहुत सारे लोग हमारे आंदोलन में उतरे और उसके बाद उत्तराखंड मिला। यहाँ वर्तमान में एक बड़ी मांग चल रही है। भू कानून को लेकर लगातार बात होती रही है, लेकिन अब अचानक से एक और मूल निवास प्रमाण पत्र की बात होने लगी है और उसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रदीप भाई, क्या है आखिर मामला और इसमें आप कैसे इसे देखते हैं? क्या इसमें आप कहेंगे कौन सी वो मांग है जो की जा रही है, जो सरकार से आप मांग रहे हैं? और एक और बात कि वास्तव में उन मांगों का औचित्य क्या है? जी कट गया, वो वहां से कट गया। प्रदीप भाई आवाज आ रही है? जी प्रदीप भाई, प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? प्रदीप भाई जी जी, आ गई सर, आ गई। हाँ प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा हूँ आवाज आ रही होगी जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन पुनः। जी बिल्कुल बोलिए सर, आ रही है। बोलिए। मैं सर्वप्रथम तो मैं नेटवर्क 10 का पुनः एक बार और आभार प्रकट करता हूं कि आप पुनः एक बार और सामाजिक दायित्वों को लेकर, और तुम चाहे राज्य आंदोलनकारियों की हो, राज्य हितों की बातों को लेकर रहो, ये राज्य सरकार के कोई भी संदेश अच्छे जो जनता के हित में रहते हैं उनको लेकर आप लामबंद रहते हैं। आपने इतने जो पैनल में जो नाम गिनाए वो मेरे कई लोग वरिष्ठ हैं जिन्होंने खुद राज्य आंदोलन की नींव में जो है उसमें काम किया हुआ है, उसमें राज्य आंदोलन में रहे हैं। उनको ये पता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या जो पत्रकार बंधु हैं, वो स्वयं इस राज्य आंदोलन के प्रतिभागी रहे हैं और उनको पता है कि किन मूल उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी और उन्होंने स्वयं उसमें प्रतिभाग किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आज 23 साल बाद आखिर हमें और दिशा में और दशा के हिसाब से काम करना चाहिए था राज्य के परिप्रेक्ष्य में, और हम कर भी रहे हैं। और निश्चित रूप में राज्य का विकास हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेके, फिर मैं वही कहूंगा कि हम लोग सीमांत प्रदेश के लोग हैं, हम लोग ऐसे जगह के लोग हैं कि सुदूर जो हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उन सब चीज़ों को लेके, सारी चीज़ों को लेके, रोजगार से लेके तमाम चीज़ों को लेके जो है ये राज्य की डिमांड की जो थी ये करी गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के लिए इस राज्य की परिकल्पना की गई थी वो छात्र थे, वो जो छात्र जिन्होंने आने वाला भविष्य चाहे वो इस राज्य का बनता या भारत का बनता, ये उनको लेके ये हुआ था। और उनकी एक रोशनी उनके चेहरे पे देखने के लिए, उजाला देखने के लिए, उनके चेहरे पे बानगी देखने के लिए उस सरल सी माता को अपना चूल्हा चौका छोड़ के सड़कों पे आना पड़ा। यहां तक कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि 90-95 दिन की सरकारी हड़ताल
उन लोगों जैसे आए। तो आज मूल निवास जिस प्रकार से आ रहा है कि चाहे मैं तमिलनाडु लूं, चाहे मैं महाराष्ट्र लूं, आंध्र प्रदेश लूं, किसी भी प्रदेश में आप देखिए, उनको उनके मूल अधिकारों का या उनका जो डोमिसाइल उनको मिलता है, उनका राइट्स उनको मिलता है। और मैंने स्वयं अपना, मुझे याद है कि मैंने 93 94 में मुझे किसी चीज के लिए वो करना था, तो डोमिसाइल जब मैंने बनाया तो मेरा डोमिसाइल बन के आ गया। लेकिन जब मैंने कहीं दूसरी जगह किसी चीज के लिए जाकर, उन्होंने कहा भाई ये नहीं, आपको स्थायी बनाना पड़ेगा। तो ये जो एक कन्फ्लिक्टन जो जिस प्रकार से जो अधिकारियों ने या किसने ये किया, ये आने वाले समय में ये जरूर अगर समय से निस्तारण नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने या सरकार ने हमारी जो एक संघर्ष की जो आवाज थी, उसकी एक मूल भावना तो उन्होंने पढ़ ली। मैंने उसका स्वागत भी किया है कि एक कदम का मैं स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस बात को तो मान लिया कि मूल निवास कोई चीज है और वो माना जाएगा। अब मैं अगले कदम की तरफ ये अपील करना चाह रहा हूं कि सरकार अब दूसरा कदम उठाए, ताकि मेरे प्रदेश के सारे जो नौनियाल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, वो उस मूल निवास का, उसको जो है उनके बालकों को कब प्रमाण पत्र मिलना जारी होगा, उस शासनादेश का मैं इंतजार करूंगा। लेकिन यहाँ पे ना प्रदीप भाई, एक दो विषय हैं ऐसे। ये कहा जा रहा है कि भाई मूल निवास की मांग एक तो अभी क्यों उठी, एक बात, क्योंकि मूल निवास से कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही थी जिससे उत्तराखंड के युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, एक बात। एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर विवाद है, लगातार ये भी बात आ रही है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मांग हो रही है, उसके आधार पर नौकरी की मांग होती है, इस तरीके की बातें हुई हैं। आखिर जो उत्तराखंड का व्यक्ति है, उत्तराखंड में रह रहा है, उसका जब मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर, वैसे तो सरकार ने एकदम मंशा साफ कर दी, उन्होंने कहा कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाए जिसका मूल निवास है। तो एक 1950 की कट लिस्ट की बात हो रही है कि 1950 से जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसके मूल निवासी माना जाए। तो आपको नहीं लगता प्रदीप भाई कि इस मांग से जो वो बहुत सारे लोग हैं, जब उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो लोग यहाँ आए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं प्रदीप भाई, आपके साथ भी रहे होंगे, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी जी। तो ऐसे में 1950 की जब बात की जाएगी तो उन लोगों का क्या होगा, ये एक सवाल है जो लोगों में चल रहा है प्रदीप भाई। देखिए, निश्चित रूप में, जिसमें देखिए संजय जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये, हमेशा जो मूल निवास का जो एक परिभाषा है या जो मूल जो बात कही गई है, वो आप उस शब्द में ही देख रहे हैं कि एक डोमिसाइल, वो किसी भी स्टेट के लिए एक अपना एक डोमिसाइल होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि डोमिसाइल की जो मेन परिभाषा है, उसमें कई लोग ऐसे भी थे कि जो भूमिहीन रहे होंगे। स्वाभाविक रूप से कि मैं फिर कह रहा हूं कि 9 जिलों में सब लोग कृषि खेती को लेकर सब चीजें करते आ रहे थे, और ये प्रत्येक राज्य की अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन सब राज्यों ने समय रहते अपने यहाँ व्यवस्था बनाई। अगर हमारे यहाँ 371 की तरह, मैं ये कहूंगा कि मूल निवास ऑब्लिक 371 अगर मैं कह दूं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं उसमें अपनी कंडीशन डालता। आज जो है, जो मैं इस पर बड़ा दुर्भाग्य है कि जो स्थायी निवास है उसका पालन का भी ईमानदारी से पालन नहीं हुआ। उसमें कट ऑफ डेट 2000 दी गई थी, लेकिन अब इस प्रदेश में हो क्या रहा है कि जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, पहले हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, हम बाद में जैसे जैसे तैसे करके पढ़े हम लोग, और उसके बाद रोजगार की पंक्ति में खड़े हो जाते थे। अब संसाधन अच्छे हो गए हैं, लोगों की सैलरियां भी बढ़ी हैं, लोगों ने हर में कंपटीशन बढ़ा है, चाहे महंगाई हो चाहे कैसी हो, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दे रहा है। मतलब प्रदीप भाई, ये मांग होनी चाहिए थी ना, हाशिए पे खड़ा हो जा रहा है। आज वो कह रहा है कि हमारे यहाँ प्रदीप भाई, मांग ये है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको प्राथमिकता दी जाए, और जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है 2000 से पहले का, क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि आपने कहा 15 वर्ष पूरे होने चाहिए, तो 2005 में आए तो उसके 15 वर्ष 20 में पूरे हो जाएंगे, तो वो स्थायी निवासी, तो उसके बाद स्थायी निवासियों की संख्या में तो बढ़ोतरी होती जाएगी। आप देखिए ना प्रदीप भाई, स्थायी निवास में बढ़ोतरी होती जाएगी, तो उस पर कहीं ना कोई निर्णय लेने की बात होनी चाहिए। ये बहुत सारे पेच हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल आपने पॉइंट सही पकड़ा कि मैं यही कह रहा हूं कि कट ऑफ डेट 2000 थी। हाँ। क्या उसके बाद ऐसा कुछ स्पष्ट आदेश आया कि ऐसे चलेगा? क्योंकि आप किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको जल्दी से देखिए, कोई भी भारत, सबसे पहला तो हम लोग मूल का मतलब हम पहले भारत के नागरिक हैं, सबसे पहली बात है। और वो हमारा जो फॉर्म होता था भरा हुआ, चाहे हमने एजुकेशन का फॉर्म होता था, चाहे शिक्षा का फॉर्म उसका होता था, रोजगार का, उसमें ये कॉलम होता था। आज वो कॉलम गायब हो गया है। तो क्या वो कॉलम पहले गलत था?
और क्यों वो कैसे छपा हुआ था वो कॉलम पहले? हाँ। मतलब उत्तर प्रदेश में रहते हुए तो मुझे मूल निवास का पूरा वो मिल रहा था और हर चीज को लेके। अब मैं अपने राज्य में ही हाशिए पे खड़ा हो गया हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने उस भूमि को बचाने के लिए हाशिए पे खड़ा हो गया हूं। आज पहचान बचाना और बताना जो है भारी पड़ गया है, जबकि उत्तराखंड का आदमी पूरे सीमांत प्रदेश से लेके तमाम जगह पे जो चीजें, क्या कारण था कि भारत सरकार ने अलग से जो है उत्तराखंड के लिए एक जो है हमारे लिए एक अलग क्या था, पूरा हिल काउंसिल को लेके जो बात कही गई थी, पहाड़ के जो 9 जिले हैं, मूल उद्देश्य जो 9 जिलों का जो मूल उद्देश्य जो हमारा था वो तो अब फिर हाशिए पे खड़ा हो गया। अगर मूल निवास के लिए सरकार कल को किसी भी अवस्था में, मैं कह रहा हूं ये तो पलायन रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा, अगर सरकार इसको तत्काल लागू कर देती है कि जो ये 2012 से क्यों बंद हुआ, फिर आप बताएं, इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। ये किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि 2012 तक जो व्यवस्था बनी हुई थी वो व्यवस्था में अचानक विराम कैसे लग गया? मतलब आपको लगता और है जो प्रदीप भाई मैं कह रहा हूं यहाँ कहीं कितनी हो रही है उसमें हमारे लोगों की भी गड़बड़ी है और उसमें ब्यूरोक्रेसी की भी है। हाँ, जो मिसगाइड है, मतलब कहीं ना कहीं कोई धुंध है जो हटनी चाहिए इस पे से, आपका कहना यह है? जी हाँ, चलिए, मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और उत्तराखंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, एक बड़ी तेजी से एक मांग हुई है कि भू कानून को लेकर भी बात हुई है और खासकर अब की बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्थायी निवास और मूल निवास। इसे लेकर जो अपने प्रदीप भाई हैं कुकरेती जी, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी धुंध है जो छट नहीं पा रही, अधिकारी या कुछ लोग इससे खेल रहे हैं, और जो उत्तराखंड का युवा है, जो उत्तराखंड का मूल निवासी युवा है, वो कहीं ना कहीं उसके जो हक हैं वो मर रहे हैं। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो स्थायी निवासी थे, 2000 से पहले रहने वाले लोग वहां पर स्थायी निवासी थे, तो उनका भी, क्योंकि तब तक तो उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड तो 2000 में बना, तो ऐसे में वो जो स्थायी निवासी हैं, वो जो युवा हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं लड़ाई में एक सहयोग तो दिया, उनके भी हक पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 15 वर्ष आते रहेंगे तो 15-15 वर्षों की बात करेंगे तो स्थायी निवासी भी एक बड़ी तादाद में वहां पर हो जाएंगे। कुछ इस तरीके के सवालों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जो बात हो रही है, जो एक चिंता है प्रदीप कुकरेती जैसे युवाओं की, उसे आप कैसे देखते हैं? और ये मूल निवास और स्थायी निवास वाला जो मुद्दा है, चलिए भू कानून को लेकर तो हर किसी की आवाज थी कि भू कानून यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर अवैध जो प्रॉपर्टी डीलर आकर कब्जे करते हैं ना, कम से कम उन पर तो अंकुश लगना ही चाहिए था। एक अच्छी बात है कि सरकार ने एक बड़ी पहल की और अपनी तरफ से एक तत्काल आदेश जारी किया। वो आदेश भी आपके सामने है कि मूल निवास जिस व्यक्ति का है उससे स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। जी देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं माननीय देवेंद्र भसीन जी बैठे डॉक्टर साहब, उनको बधाई दे दूं, राज्य मंत्री हो गए हैं, उनको दायित्व मिल गया, उनको बधाई। अच्छा, देवेंद्र भसीन साहब ने मुझे लग रहा है लड्डू नहीं खिलाए। लड्डू अग्रवाल जी, तभी हमने कहा लड्डू पहुंचाएं, आपको खिला ले, हम मान लेंगे हमें भी खिला दिए, आपको खिला लेंगे, हम मान लेंगे हमें खिला दिए। हाँ, तो अच्छा देखिए, राज्य की जो मूल अवधारणा थी, जिस चीजों को लेकर राज्य के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, जेल गए, उस मूल भावना के साथ जब खिलवाड़ होता हुआ हम सबने देखा, और ये देखा कि कैसे अलग अलग जगहों के बाहर के लोग आकर हमारे रोजगार पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है, कब कहाँ मर्डर हो जाए, कब कहाँ हत्या हो जाए, ये तमाम चीजें जब सामने आई हैं तो निश्चित रूप से राज्य निर्माण के साथ जुड़ी हुई जो जो शक्तियां थी, जो जो युवा थे, उन्होंने एक जागरूकता का अभियान आरंभ किया, और ये मूल निवास और भू कानून, ये दोनों इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जमीनों में कब्जा हो रहा है। भाजपा की सरकार आई, जो थोड़ी बहुत पहले बंधन था, थोड़ी बहुत हमने राइडर लगा रखा था, वो राइडर भी खत्म कर दिया गया, लोगों को कह दिया गया कि आओ लूटो जमीनों को। यहाँ तक कि भाजपा के कई नेताओं ने 100-100 बीघा जमीन जो है 1 रुपए के पैसे पर, 1 रुपया की नजराने पर अपने नाम करा ली। कई संस्थाएं चला रहे हैं ऐसे लोग। जब ये हमने अपने संसाधनों को लूटते हुए देख रहे हैं तो यहाँ का युवा कैसे चुप रहेगा? ये राज्य संघर्ष से मिला है। हम सब लोगों ने लाठी डंडे खाए हैं, तमाम जेल गए हैं, और जब संघर्ष से मिले हुए राज्य में हम संसाधनों को लूटते हुए देख रहे हैं, नौकरियों को लूटते हुए देख रहे हैं, तो आवाज उठानी लाजमी है। उसी आवाज को लेकर चाहे मूल निवास और स्थायी निवास का ये मुद्दा उठाया गया हो, चाहे भू कानून का मुद्दा है, मैं समझता हूँ
हम सब लोगों ने, हमारे युवाओं ने, सब लोगों ने इस मुद्दे को जायज रूप से उठाया है। सरकार ने थोड़ी सी पहल करी है, पर वो पहल भी मुझको लगता है कि पूरी नहीं है, वो अर्ध सत्य है। उस पर अभी और चीजें हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए, और वो स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई। अच्छा सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपने देखा कि ये जो मुद्दा था मूल निवास वाला या स्थायी निवास वाला, ये तो सरकारें हर किसी की रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। आखिर ये जो मामला है ये लगातार उलझता ही गया और आज स्थिति आ गई कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे उलझाया गया है जैसे हमें संसाधन विहीन करने का षड्यंत्र रचा गया था। जब संसद के अंदर राज्य निर्माण का कानून आया तो कभी 36 संशोधन, कभी 29 संशोधन, हमारे तमाम संसाधनों पर कटौती की गई है। यहाँ तक हुआ है कि जो 11वें वित्त आयोग से मिलने वाला हमें पैसा लगभग 5,000 करोड़ रुपए, वो तक उत्तर प्रदेश को दे दिया गया। ये सब हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। राजधानी निर्माण का मुद्दा है, उसको उलझा दिया गया लगातार। यदि संसद के अंदर कानून जब पास हुआ उसी दिन राजधानी के मुद्दे को भी तय कर देते तो कौन बोलता। ये तमाम मुद्दे जो हैं जानबूझकर उलझाए गए, जिससे हम हमारे संसाधनों की लूट ऐसे लोग कर सके जो भू माफिया हैं, जो लोगों साधन संपन्न हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। हमको जागरूक होना चाहिए और मैं समझता हूँ हमारे युवा जो हैं जागरूक होकर इस मुहिम में लगे, मैं उनको बधाई देता हूँ। नहीं, पर इसका समाधान क्या दिखता है आपको? भाई सरकारों में तो आप भी रहे हैं, अगर मुद्दे उलझे हैं उसमें कांग्रेस भी भागीदार रही है। कांग्रेस ये कह के पल्ला झाड़ ले कि नहीं ये जिम्मेदारी केवल बीजेपी की है, तो ये तो नहीं होगा। हम तो सरकार को कह रहे हैं एक पहल करिए ना आप। हाँ। आप सिर्फ एक अध्यादेश लाकर, एक आदेश कर अपने छुटकारा नहीं पा सकते। बुलाइए सर्वदलीय बैठक, बुलाइए स्टेक होल्डर्स को। हाँ। हमारे जो युवा आंदोलन कर रहे हैं इनसे बात करिए, इन्हें बुलाइए। अभी तक आप 36 आरक्षण जो है 10% उसको नहीं तय कर पाए, उसको उलझा दिया गया लगातार। कांग्रेस की सरकार ने तो आरक्षण के मुद्दे को कुछ हमेशा सुलझाया। सबसे ज्यादा नियुक्तियां जो दी हैं तो कांग्रेस के शासन में मिली है आंदोलनकारियों को। भाजपा ने तो उसमें रोड़ा अटकाया है और लगातार रोड़ा अटका रही है। अच्छा, भाजपा ने ही रोड़ा अटकाया, बाकी कांग्रेस तो चाह रही थी कि सब मामले सुधर जाएं। देवेंद्र भसीन साहब देखिए, हाँ सुरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं जी, हाँ बोलिए अग्रवाल जी बोलिए, आपका जवाब फिर एक साथ ही ले लूंगा। नहीं, आप भसीन साहब से, आज तो भसीन साहब फील गुड में हैं, भसीन साहब की बात सुन लें। हाँ नहीं बिल्कुल, आज तो सुन ही लेते हैं। भसीन साहब पहले तो बधाई हो आपको राज्य मंत्री बनने की, और दोनों लोगों को आपने सुना। भसीन साहब की आखिर जो ये मामला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की बात है। ये उत्तराखंड की जो मूल एक जो उत्तराखंड की उत्पत्ति हुई है, जिस कारण हुई है, जिस कारण लोगों ने संघर्ष किया है, ये उनका मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक विस्तृत एक बात बताई जाए कि आखिर इसका कैसे समाधान होगा, और कैसे जो सवाल प्रदीप कुकरेती उठा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो घालमेल बीच में हुआ है, चाहे वो अधिकारियों के स्तर पे हुआ है या वो किसी और चीज पर हुआ है, पर कुछ तो है। लेकिन सरकार ने पहल की है, इसका हर कोई स्वागत कर रहा है, इसका सुरेंद्र अग्रवाल जी भी स्वागत कर रहे हैं और प्रदीप कुकरेती भी कर रहे हैं। अब पहले तो गोस्वामी की बात का राजनीतिक उन्होंने पहले तो मुझे ये बता, कितने नेता जेल गए थे उत्तराखंड आंदोलन में। कांग्रेस तो उत्तराखंड राज्य के पक्ष में ही नहीं थी, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई थी। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। अरुण कुमार सिंह कहाँ है आज? अरुण कुमार सिंह तो राजनाथ सिंह जी के गले का हार बोले हुए थे। जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने सब कुछ मेरी बात सुन लो, आपके साथ आप कैसे बच सकते हैं? अच्छा सुरेंद्र अग्रवाल जी एक बार सुन लीजिए, भसीन साहब कह रहे हैं कि मेरी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा जी। जी बोल रहे थे और जो बोल रहे थे मैंने बिल्कुल नहीं टोका। अब मेरा उत्तर बोलिए भसीन साहब बोलिए जी। और दूसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस के रोल की बात है तो कांग्रेस 10 साल रही प्रदेश के अंदर, और तिवारी जी के शासनकाल में जो कहते हैं कि हमने बहुत सारे उद्योग लाए हैं, तो वो उसका भी जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, अटल जी को जाता है। खैर तिवारी जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने भी काम किया, लेकिन बाद की सरकारों में क्या हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात आपने मूल निवास की बात की है, स्थायी निवास की बात की है, मूल निवास की भी प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर है और स्थायी निवास की प्रक्रिया भी है। वर्तमान में क्या हो रहा था कि जो सरकारी अधिकारी थे विभिन्न विभागों में, अगर कोई व्यक्ति जाता था जो मूल निवास प्रमाण पत्र लिए हुए है,
तो उसको अधिकारी ये कह के परेशान करते थे कि आप स्थायी प्रमाण पत्र भी लाइए। अब वो स्थायी प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? उसको ऑलरेडी एक मूल प्रमाण पत्र है, अब उसके लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी उसको स्थायी प्रमाण पत्र के लिए। एक अपने बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो गई थी, जिसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कर दिया है। अगर किसी के पास मूल प्रमाण पत्र है, मूल ना होने प्रमाण पत्र है, तो उससे स्थायी जो है निवासी का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। मूल प्रमाण पत्र है तो स्थायी का कोई औचित्य नहीं है। ये बात तो लाइन क्लियर कर दी गई और इससे भी हमारे सामने आया कि दोनों परिस्थितियां हमारे प्रदेश में मौजूद है। अब जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात है, तो निश्चित तौर पर जो मूल अवधारणा थी वो मूल रूप से पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य में जो हमारा जो फोकस है वो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है और हमारी सरकार कर भी रही है इस बात को। हमारी सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास के काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपने सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पर वाइब्रेंट विलेज की बात की है और वर्तमान में जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ है तो मुख्यमंत्री जी का जोर है कि किसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में और अधिक उद्योग लगे और जो स्थानीय चीजें हैं, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे यहाँ के वनस्पतियां हो, चाहे बुरास हो, जो भी हो, उनके आधार पर हम यहाँ पर उद्योग लगाएं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर उद्योग लगे, रोजगार मिले और इसी प्रकार से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जो कांग्रेस के समय में बहुत अधिक सीमित था। पर भसीन साहब ये जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र वाले जो एक मुद्दा है जिसे लेकर अभी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि इस पर स्पष्टता नहीं है। देखिए, जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पर अधिकारी स्पष्ट स्थिति को नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। लेकिन एक बात साफ हो गई है, अगर मूल निवास का प्रमाण पत्र है तो स्थायी निवास के नाम पर मूल निवासी को तंग नहीं किया जा सकता, उसका अधिकार सुरक्षित है और उसको नौकरी में या किसी और प्रकार से जो भी सुविधा लेना चाहता है उसको उसके आधार पर दी जाएगी। अब उसको स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं देना है, जो मूल निवासी है तो स्वाभाविक तौर पर स्थायी निवासी भी होगा। तो ये लॉजिक है जो अपने आप में बहुत व्यवहारिक भी है और पहले अधिकारी घुमाया करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के एक आदेश से ये बिल्कुल साफ हो गया है। और जहाँ तक जो बाकी समस्याएं हैं उनके समाधान की ओर भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी आपने भू कानून की बात की, भू कानून के माध्यम से जो हमारी कमेटी है उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई है और बहुत शीघ्र इसके बारे में सरकार जो है अपना मंतव्य जो है वो विधानसभा में रखने वाली है और उसमें जो भू कानून का जो स्वरूप है हमारे सामने आने वाला है। और जो कभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि हमने कहा आ जाओ लूट लो, ये कर लो, अब ये बातें केवल एक आरोप लगाने की तो हो सकती हैं, लेकिन उसका वो उत्तर नहीं दे सकते। अगर मैं कहूँ 5 नाम गिनवा दो तो 5 का एक भी नहीं गिनवा सकते। ये केवल कहने के लिए डिबेट में तो आरोप जो मर्जी लगा दीजिए, क्योंकि समय कम है और हम प्रमाण पत्र भी ये भी नहीं दे सकते, तो कहने के लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हम तथ्यों पर बात नहीं करेंगे तो डिबेट का जो आधार खत्म हो जाएगा और फिर हमारी बात का वजन समाप्त हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जो आप लूटने की बात कर रहे हो, लूटने की बात पहले बताओ कि हमारे कितने लोगों ने लुटवा दिया। एक और डिबेट में ऐसे ही हुआ था, एक इनके पक्ष के पत्रकार बोल रहे थे तो मैंने कहा भाई मुझे एक नाम बता दो, डिबेट पे एक नाम तो बता दो, पता नहीं बता पाए। फिर मैंने कहा आप पे लिस्ट होगी ना, आप लिस्ट मेरे को भेज दो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपको भी लेके चलूंगा। ना उनकी लिस्ट आई और ना उन्होंने मुझे कभी संपर्क किया। तो ये डिबेट में जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। जो मूल समस्याएं हैं, चाहे भूमि की है, चाहे यूसीसी की है या अन्य कोई और है, प्रमाण पत्र की है, उनका समाधान होता जा रहा है। और जो आगे भी समस्या आएगी तो प्रदीप भी इस बात को जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी संवादहीनता से पीछे नहीं हटते, बात करते हैं, वो बात करते हैं, समस्याओं को समझते हैं और समस्या को समझने के बाद जो है उसका निदान भी करते हैं। जी अग्रवाल जी बोलिए, सुरेंद्र अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, भसीन साहब ने अभी भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार पर भसीन साहब थोड़ा अपने पिछले आंकड़े देख लीजिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए। जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप विधानसभा के अंदर भाजपा ने लगाए, चाहे वो सन ऑफ सरदार हो, चाहे आपदा का हत्यारा हो, चाहे अन्य घोटालेबाज हो, तो सारे आपके यहाँ विराजमान थे। पर आज तो हम भ्रष्टाचार की जगह उत्तराखंड मूल निवास पर बात कर रहे हैं। सारे आपके यहाँ विराजमान। अग्रवाल जी, मामला बड़ा गंभीर है, भू कानून और मामला गंभीर है। जो हमारा नहीं, वो भ्रष्टाचार की बात कहे तो भ्रष्टाचार में मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको लेकर प्रदीप कुकरेती जैसे युवा जानना चाह रहे हैं, साहब को दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए प्रदीप भाई, दोनों लोगों को आपने सुन ही लिया है, फिर भी हम ये कहेंगे कि इसके समाधान को आप कैसे देखते हैं, सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी चीजों को समझते भी हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि युवा मुख्यमंत्री है, और मैं भी इसी बात को कह रहा हूं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, और उनका जिस प्रकार से केंद्र सरकार से लेके उत्तर प्रदेश सरकार से लेके और अपने यहाँ जिस प्रकार से उन्होंने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, जो हम देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इस समय जो ये ऊहापोह की स्थिति है, जो लगातार उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी, मैंने कल भी उनको व्यक्तिगत रूप से कहा, राज्य आंदोलनकारियों के बारे में भी कहा, और इसके लिए भी मूल निवास और भू कानून के लिए भी उनसे मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आप मूल निवास की जो पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी उसको यथावत कीजिए। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे संघर्ष, हम लोग, ऐसा नहीं है कि मूल निवास है आज ही है। अगर संजय भाई, अगर आप हमारा उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच का इतिहास देखेंगे तो हम शुरू से राज्य हितों को लेकर, राज्य आंदोलनकारियों के हितों को लेकर, परिसीमन से लेकर तमाम लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो फिर वही राज्य आंदोलन की तरह जो इस समय जो है जनमानस जुटना शुरू हो गया है, जिसमें हमारे संस्कृति कर्मी भी मैदान में आने लगे हैं, यहां तक कि पूर्व सूचना आयुक्त भी इस रैली में शामिल होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उसको पूर्ववर्ती स्थिति को जारी रखें, और जो कट ऑफ डेट, जो स्थायी के निवास पे जो यहाँ पे जो खेल हो रहा है, सबसे बड़ी बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे किसी भी दल की सरकार यहाँ रही हो, उसमें जिन लोगों का उद्देश्य किसी पर्टिकुलर चीज को लेके है, वो यहाँ की पूरी डेमोग्राफी खराब हो रही है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। उसमें क्या हो रहा है कि उसमें प्रदीप कुकरेती जैसा आदमी भी गलती कर रहा है कि अपना बिजली का बिल दे रहा है और वो ये दिखा रहा है कि तू लिख दे, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि तू तो मेरे यहाँ 20 साल से रह रहा है, पर अप्लाई कर, तुझे स्थायी निवास मिल जाएगा। तो इसमें कायदे में जिस प्रकार से पासपोर्ट की जांच होती है, नेबर चेक होता है, इंटेलिजेंस चेक होता है, ऐसे ही राजस्व की वो जांच होनी चाहिए। कोई भी कहीं भी भारत में कहीं भी रह सकता है, और मैं रहा हूं, मैं फरीदाबाद रहा हूं, मैं हरिद्वार रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के जमाने में हरिद्वार था, मैं फरीदाबाद में रहा हूं जब उत्तराखंड नहीं बना था, मैं दिल्ली में रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर जगह पहली बार मैं पंजाब में रहा हूं, और आप उदाहरण देना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, मैं चैलेंज करने को तैयार हूं कि सारे प्रयोग उत्तराखंड में क्यों, ये चीज हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है, सिक्किम में क्यों नहीं हो रही है, ये उत्तराखंड में क्यों सारे प्रयोग किए जाते हैं। मुझे ये इस बात का पीड़ा है, इस बात की कहीं ना कहीं पीड़ा है। मतलब हमारे यहाँ चपड़ासी भी नहीं बनेगा, हमारे यहाँ बाबू भी नहीं बनेगा, हम अपनी भूमि भी नहीं बचा पाएंगे, अब हम प्रमाण पत्र भी नहीं ले पाएंगे, अब हम किसी भी चीज के लिए जो हमारी मतलब प्रदीप भाई, आपको यह है कि जो तस्वीर है वो स्पष्ट होनी चाहिए, ले चुके होते हैं। जो मूल निवास है और जो स्थायी निवास है, उस पर जो एक धुंध छटी हुई, जो धुंध है वो छटनी चाहिए, कहीं ना कहीं धुंध के बादल। ये एक सबकी पीड़ा है। चलिए, आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भू कानून की मांग लगातार उठ रही है, और उसे लेकर बहुत सारे लोग सक्रिय भी हैं। यहां तक कि बड़ी रैली की बात भी हो रही है, सरकार भी हर चीज पर नजर रख रही है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि इस पर बड़े सोच विचार कर ही कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हित दोनों जगह के हैं। ऐसा नहीं है कि जो मूल निवासी है या जो स्थायी निवासी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्थायी निवासी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भी बड़ी गंभीरता से और पूरी ताकत के साथ हिस्सा लिया था। तो हक सबके बराबर है। हाँ, ये जरूर है कि इस पर कुछ ना कुछ संशय तो है। संशय के बादल कब छटेंगे, यही देखने वाली बात होगी। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।